नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी वेद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब सीटेट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो आज का मेरा वीडियो है 30 मिनट का वीडियो होगा, जिसे देखने के बाद आप अधिकतम 100 अंक इसी वीडियो से पा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। मेरा यूट्यूब पे पढ़ाना और ये जानकारी देना पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ जो छात्र तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उन्हें कुछ न कुछ हमारी तरफ से भी सलाह दी जाए, ये मेरा उद्देश्य है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ही मेरा उद्देश्य है, ना ही मुझे पैसा कमाना है इससे, और ना ही मेरा कोई दूसरा मतलब है या मेरा मकसद है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। हिंदी, संस्कृत और ईवीएस पे आज हम फोकस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको सही करना है। और संस्कृत की आज हम आपको जहर ट्रिक देने वाले हैं, जिसे प्रश्न को पढ़ते ही आप कैसे हल कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें वीडियो के अंत तक देखने को मिलेंगी आपको। यदि आप नोट्स चाहते हैं संस्कृत के तो 63 97 37 19 63 63 97 37 19 63 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपको मुफ्त में नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। हमारा पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईवीएस पेडागोजी पे चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो 3, 4, 5 की आप ईवीएस की किताब पढ़ लीजिए। पूरा सिलेबस वहीं से आता है। और इसका अगर वीडियो चाहते हैं तो मेरे पास सभी किताबें हैं और नोट्स भी हैं, हम आपको फ्री में दे सकते हैं। तो आइए आप शुरू करते हैं ईवीएस की पेडागोजी किस तरीके से हल करनी है। तो एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने पाठ्यक्रम में ईवीएस पाठ्यक्रम में मुख्य 6 थीम दिए हैं, जिसमें परिवार एवं मित्र है, भोजन, आवास, यात्रा, जल और चीज़ें जो हम कर सकते हैं, ये चीज़ें दी हैं। तो शिक्षण शास्त्र पे हम सबसे पहले चर्चा करें तो पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षण विधि है उन पे चर्चा करते हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। और देखिए, भ्रमण का आयोजन कराना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में भ्रमण के आयोजन की बात की जा रही होगी वो आपका उत्तर सही होगा। इससे छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्राप्त होगा और विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो जो विकल्प आपको ऐसा लग रहा हो जिसमें भ्रमण की आयोजन की बात की जा रही हो वो आपका विकल्प सही होगा। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ईवीएस में ऐसे टॉपिक भी हैं जो विज्ञान के प्रयोगों द्वारा समझे जा सकते हैं। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर संकल्पना यानी किसी को कॉन्सेप्ट स्पष्ट करना है तो कविता कहानियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कविता कहानी से क्या होता है कि छात्रों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और आनंदानुभूति कराने में, संदर्भगत वातावरण उपलब्ध कराने में तथा विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराने में मदद मिलती है। प्रश्नोत्तर विधि। इस ईवीएस की पेडागोजी के बाद हम आपको संस्कृत की एक जहर ट्रिक देंगे जिससे आप अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कल्पनापरक व जांचपरक प्रश्न पूछने चाहिए ताकि छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न हो और चिंतन कौशलों में सुधार हो सके। पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु तकनीक। देखिए, आकलन किस तरीके से करना चाहिए और आकलन का उद्देश्य क्या है। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, नोटबुक बनाना, विचार मानचित्रण इत्यादि तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। यदि छात्र को किसी पशु के बारे में पढ़ाना है तो सबसे बढ़िया तकनीकी होगी पशु के बारे में पढ़ाने के लिए कि आप बालक को डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएं। यदि आप किसी इमारत या किसी ऐतिहासिक इमारत के बारे में पढ़ाते हैं तो आपको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कक्षा की पढ़ाई को छात्र के विद्यालय के बाहरी जीवन से जुड़ने में सहायता करता है। बच्चों को समूह कार्य में कार्य कराएं। तो समूह कार्य में कार्य कराने से क्या होगा कि इससे बच्चे परस्पर सामंजस्य तथा सहयोग करना सीखते हैं और यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समुदाय को संसाधन के रूप में देखें, क्योंकि वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध करवाता है। बच्चों को मानचित्रांकन सिखाएं। इससे बच्चों को सापेक्ष स्थिति तथा दिशाबोध की जानकारी के कौशल को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में सर्वेक्षण का उद्देश्य, इससे सूचनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का अवसर, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर तथा बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाने का अवसर प्राप्त होता है।
पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, बच्चों को हमेशा सक्रियता के साथ भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है, स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना है तथा कक्षा के चार दीवारी से बाहर भी सिखाना है। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है क्योंकि इससे बच्चों की अभिव्यक्ति, विश्लेषण, अभिलेखन, अवलोकन जैसे संकेतों का आकलन हो सकता है। अब देखिए ईवीएस में सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो सकारात्मक तथ्य, अगर किसी विकल्प में प्रजातांत्रिक परिवेश लिखा है तो वो आपका सही जाएगा, क्योंकि हर विषय की अलग अलग पेडागोजी है, इसलिए सब विषय के अलग अलग टैग वर्ड हैं। खोजने, सीखने, करके अवसर देने, इस तरीके के विकल्प आपके सही होंगे। सामाजिक अंत्यक्रिया आपका सही होगा। हस्तपरक अनुभव आपका विकल्प सही होगा। परियोजना कार्य सही होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग की जाएगी, वो आपका सही होगा। वास्तविक अनुभव प्रदान कराया जाएगा, वो विकल्प आपका सही होगा। पर्यावरण सुरक्षा का भाव जहाँ पर प्रकट होगा वो आपका सही होगा। व्यापकता, प्रोत्साहन, छात्र क्रियाशील होंगे। दत्त कार्य, उद्देश्य, अधिगम, विस्तार, ये आपके सही उत्तर होंगे। अब नकारात्मक कथनों की बात करें तो व्याख्यान, भेदभाव, पक्षपात, दंड, रटना, याद करना, सीमितता, ठीक है, संकुचन, ग्रेडिंग, रैंकिंग, अंक, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, सदैव, परियोजनाओं पर परिभाषाओं पर बल देना और तकनीकी शब्दावली, इस तरीके के जो विकल्प होंगे वो आपके सदैव गलत उत्तर होंगे। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की सृजनात्मकता, जिज्ञासा का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना तथा बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोज क्रियाकलापों से जुड़ना है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रत्येक बालक को विकास का पर्याप्त अवसर मिले। इसमें करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि, सहयोग से सीखना, इस तरीके के प्रश्न आपके सही होंगे। कक्षा समृद्ध शिक्षा से तात्पर्य संसाधन युक्त कक्षा शिक्षण से है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत, यह बाल केंद्रित है, यह बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है। ईवीएस में सीखने सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक व शिक्षक के अतिरिक्त भी अन्य स्रोत हैं जैसे परिवार, समुदाय आदि। ईवीएस को सीखने सिखाने में किस्से, कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। इससे बच्चे जुड़ते हैं। बच्चों से हस्तपरक क्रियाकलाप कराएं तथा पर्यावरण शिक्षण को उनके अनुभव से जोड़ें। पर्यावरण की कक्षा में बच्चों को प्राकृतिक व सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ें और बच्चों को स्वयं खोजने, करके सीखने व प्रश्न पूछने का अवसर दें। कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण विषय नहीं है, लेकिन पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। एनसीएफ 1975 ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या के क्षेत्र में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 व 2 के लिए पर्यावरण के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक की संस्तुति दी है। काम और खेल, रिश्ते, जंतु तथा पादप, इन उप विषयों को परिवार एवं मित्र नामक थीम में शामिल किया गया है। पर्यावरण की शिक्षण की विधियां जो हैं, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, ह्यूरिस्टिक खोज विधि है, भ्रमण विधि है, वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए जांच पड़ताल विधि है, निरीक्षण विधि है और समस्या समाधान विधि है। शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता, सुगमकर्ता की होनी चाहिए। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अब आइए बात करते हैं कि सीटेट में संस्कृत से क्या ले सकते हैं आप। यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक पैसेज होता है और एक शिक्षण शास्त्र होता है। तो पैसेज 15 अंक का होता है। तो गद्यांश और पद्यांश। तो गद्यांश क्या है, यहाँ से 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 5 से 6 प्रश्न संबंधित अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न ग्रामर से हो सकते हैं, जिसमें समास, संधि, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द इत्यादि से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। पद्यांश में यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 1 से 2 प्रश्न पर्यायवाची और विलोम शब्द इत्यादि से हो सकते हैं। तो शिक्षण शास्त्र में 15 अंक यहाँ से पूछे जाएंगे। पाठ्यपुस्तक से जुड़े गुण दोष, शिक्षण विधियाँ, सूत्र विधियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, भाषा कौशल से जुड़े प्रश्न, समावेशी शिक्षा, बहुभाषिकता, मातृभाषा, एनसीएफ 2005, अधिगम विकार, सतत और व्यापक मूल्यांकन। पैसेज को कैसे हल करें? इसे हल करने के 2 तरीके हैं। एक है स्मार्ट मेथड और एक है परंपरागत। जो पुराना मेथड है
पैसेज को हल करने का वो क्या है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर समझकर हल करें। ये एक परंपरागत पुराना तरीका है। और एक ट्रिक है जिसे हम स्मार्ट मेथड भी बोल सकते हैं, संभावित है। इसमें अनुच्छेद को बिना पढ़े सीधे प्रश्नों पर नजर डालेंगे और उन प्रश्नों को पहले हल करेंगे जो व्याकरण से पूछे गए हैं, फिर अनुच्छेद से जुड़े प्रश्न हल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप दिए प्रश्न के विकल्प देखें। चारों विकल्पों में से विकल्प पैसेज में होगा वही उत्तर होगा। अगर 2 विकल्प पैसेज में मिलें तो दिए हुए प्रश्न वाली लाइन को पैसेज में देखें और उसके आसपास दिए गए विकल्प में से कोई शब्द विकल्प होगा वही आपका उत्तर होगा। जब अनुच्छेद इत क्रियापदस्य किम कर्तपदम प्रयुक्तम, इसका अर्थ है कि अनुच्छेद में इस क्रियापद का कौन सा कर्तपद प्रयुक्त हुआ है, तो इसका उत्तर अनुच्छेद में दिए गए क्रियापद से आसपास लिखा होगा वही हमारा उत्तर होगा। भवत माने होता है इत पदस्य का मतलब होता है इस पद की, कस्मिन माने किस, किम माने कौन, अस्ति का अर्थ होता है और नास्ति का अर्थ होता है नहीं। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। इत पदस्य विपरीतार्थक अस्ति नास्ति, इस पद का विपरीत है या नहीं है। पदस्य पर्याय अस्ति नास्ति, पद का पर्यायवाची है नहीं है। इत अर्थम किम पद प्रयुक्तम, इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। इत क्रिया पदस्य कर्त पदम किम, इस क्रिया पद का कर्त पद कौन सा है। इत पदस्य समानार्थकम शब्द, इस पद का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो जिस शब्द के अंत में ये होंगे, देखो प्रत्यय, यदा माने जब, कदा माने कब, समीचीनम माने प्रचलित, ठीक है, यानी किम, च और, ठीक है। तो जिन शब्दों के लास्ट में अन होगा तो श्रत प्रत्यय होगा, जैसे पठन, पठन में श्रत प्रत्यय है आन, ठीक है। आन का मतलब है वान, ठीक है, जैसे पठित बान, तो पठित बान में क्या होगा, पठवान, तो इसमें कत्वतु प्रत्यय होगा। और जिसमें कत्वा शेष बचेगा उसमें त्वा शेष बचेगा उसमें कत्वा प्रत्यय होगा, जैसे पठित्वा, भूत्वा, खादित्वा। तुम शेष बचेगा तो तुमन प्रत्यय होगा, जैसे पठ तुम, खाद तुम, भोग तुम। आन यहाँ पे शेष बचेगा उसका मतलब सानच होगा। और सानच जो प्रत्यय है वो आत्मनेय पद की धातु में जुड़ा जाता है। तो धातुएं आपकी होती हैं 3 प्रकार की, एक आत्मनेय पद, उभय पद और परस्मय पद। जो आत्मनेय पद की धातुएं होती हैं उनमें सानच प्रत्यय जोड़ा जाता है। अनीय, अनीय शेष बचता है, ठीक है, उनमें अनीयर प्रत्यय होता है, जैसे पठनीय, गमनीय, खादनीय, नृतनीय, ठीक है। तब्यत शेष बचता है, उसमें तब्य प्रत्यय होता है, जैसे कर्तव्य, भूतव्य, खातव्य। जिसमें अक बचेगा उसमें डिबुल प्रत्यय होगा। अत शेष बचेगा तो वहाँ पे कतिन प्रत्यय होगा। और नम शेष बचेगा उसका मतलब ल्युट प्रत्यय होगा। इत कर्तपदस्य क्रियापदम किम, इस कर्तपद का क्रियापद कौन सा है। इसके उत्तर के लिए दिए कर्तपद के आसपास क्रिया होगी वही हमारा उत्तर होगा। इत पदस्य किम विश्लेषणम प्रयुक्तम, इस पद का विशेषण कौन सा है। इसका उत्तर खोजने के लिए दिए गए शब्द के आसपास ही उत्तर मिलेगा, या तो शब्द प्रश्न में दिए गए होंगे या शब्द के समान ही कोई उत्तर होगा। संस्कृत शिक्षण पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न समझने की कोशिश करें। हो सकता है आप दिए हुए प्रश्न का पूरा अर्थ न निकाल पाएं, लेकिन इतना जरूर है कुछ न कुछ शब्दों का अर्थ आपको जरूर आता होगा। उसी आधार पर प्रश्न पूरा करने की कोशिश करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें तथा बच्चों के खिलाफ न जाएं, उनके लिए एक सुविधा प्रदाता हमेशा बने रहें। अन्य विकल्पों में देखें, यहाँ से भी अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करें और सकारात्मक विकल्प पर टिक जाएं। मुक्त वातावरण जहाँ पर होगा वो उत्तर होगा आपका। विभिन्न संदर्भेश, शब्दानाम प्रयोग, भाषा नाम प्रयोग, ये भी आपका उत्तर सही होगा। विभिन्न गतिविधियाँ जिस ऑप्शन में दे रखी होंगी वो आपका उत्तर सही होगा। वैविध्यपूर्ण गतिविधि, ये आपका उत्तर सही होगा। मुद्रण, समृद्ध भाषक परिवेश, आपका उत्तर सही होगा। व्यवस्थित प्रयोग, विद्यार्थी नाम, आवश्यकता अनुरूपम, ये आपके ऑप्शन सही होंगे। छात्राणाम अवसरम ददात, अंत्यक्रिया, परस्पर संवाद, इस तरीके के विकल्प आपके सही होंगे। उपचारात्मक परीक्षण में समस्या समाधानम करोत, यानी उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें समस्या का समाधान किया जाता है, और निदानात्मक परीक्षण जो होता है उसमें समस्या की खोज यानी कमियां पहचानी जाती हैं। ऊर्ध्वगामी पद्धति क्या है, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, और अधोगामी होती है बड़े से छोटे। अधे मतलब नीचे की ओर, बड़े से छोटे की ओर जाना। बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और त्रुटियां जहाँ पे होती हैं तो त्रुटियों का मतलब होता है त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। पठनम संयम आवश्यकतम, यानी पढ़ते समय क्या आवश्यक है तो अर्थबोध, ठीक है। पढ़न का मतलब ही होता है अर्थ ग्रहण करना। ग्रहणात्मक कौशल आपके हैं श्रवणम पठनम च, सुनना और पढ़ना, ये ग्रहणात्मक कौशल हैं। और उत्पाद अभिव्यक्ति कौशल हैं संभाषण लेखनम च। कविता प्रयोजनस्य उद्देश्यम, कविता का मतलब होता है रसानुभूति, आनंदानुभूति, सृजनात्मकता। हिंदी शिक्षण शास्त्र को तैयार कर लें, वहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। तो आइए हिंदी शिक्षण शास्त्र को हम तैयार करते हैं। तो हिंदी में क्या है, गद्यांश और हिंदी शिक्षण शास्त्र।
यहाँ से 6 से 8, 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश, जिसमें 5-6 प्रश्न गद्यांश से जुड़े होते हैं तथा 3-4 प्रश्न व्याकरण के हो सकते हैं। पद्यांश यहाँ से 6 प्रश्न या 6 या 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 4 से 5 प्रश्न पद्यांश से जुड़े होंगे तथा 2 से 3 प्रश्न व्याकरण के हो सकते हैं। व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जिसमें अलंकार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्याय, विपरीत शब्द इत्यादि टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश पद्यांश को हल कैसे करें? पहला तरीका कि पैसेज को अच्छी तरह पढ़कर समझकर प्रश्नों को हल करें। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप बिना पैसेज को सीधे पढ़े प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। इससे पहले उन प्रश्नों को हल करेंगे जो व्याकरण से पूछे गए हैं, उनके बाद पैसेज से जुड़े सवालों को हल करेंगे। उसके लिए पूछे गए प्रश्न को सरसरी निगाह से पैसेज में जोड़कर हल करेंगे। ये पैसेज अब पद्यांश में देखते हैं। ये पैसेज छोटा होता है, पढ़ते समय अपने शब्दों को, भावों को समझने चलिए। वहाँ भी व्याकरण वाले प्रश्नों को पहले हल करिए, फिर पैसेज से जुड़े प्रश्नों के लिए एक बात ध्यान रखनी होगी कि पद्यांश में गद्यांश की तरह सीधे उत्तर नहीं मिलते हैं, कभी कभी भाव पर आधारित होते हैं। पूछे गए प्रश्न का भाव जिस विकल्प में मिल जाए वही उत्तर होगा। अब हिंदी का शिक्षण शास्त्र देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। ठीक है। तो भाषा अर्जन क्या होता है और अधिगम क्या होता है? देखिए, भाषा अर्जन जो होता है वो सरल, सहज, स्वाभाविक होता है। अर्जन की बात यह है कि अर्जन जो है विद्यालय में नहीं होता है, अर्जन आप कहीं भी कर सकते हैं। अर्जन का तात्पर्य है आत्मसात करना। भाषा अर्जन सहज, सरल व स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन में हम अपने आसपास के वातावरण, लोगों की भाषा का अनुकरण करके उस भाषा को अर्जित करते हैं। भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना और बोलना कौशल शामिल हैं। बच्चे की प्रथम अर्जित भाषा मातृभाषा होती है। भाषा अधिगम का अर्थ है सीखना। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिगम में विद्यालय, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आवश्यकता होती है। तो अधिगम कहाँ होता है? अधिगम विद्यालय में होता है और अर्जन कहीं भी हो सकता है। 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षक के रूप में क्या करें और क्या न करें। बच्चों को मौके, अवसर दें। ठीक है। परिवेश दें। ये प्रश्न सही होंगे। बच्चों के चारों कौशलों का ध्यान रखें। बच्चे की सृजनात्मकता, क्षमता का ध्यान रखें। बच्चे को अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करें। बच्चे को भाषा अर्जित करानी है। बच्चे के विचारों को वरीयता दें। क्या न करें? परीक्षा, ग्रेड, अंक पर जोर न दें। नियम, व्याकरण पर जोर न दें। रटना, कंठस्थ करना, याद करने पर जोर न दें। टोकें ना, त्रुटियां न बताएं। डांटना, पक्षपात न करें, हतोत्साहित न करें। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक है। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। इसके अनुसार बच्चे समाज व आसपास के वातावरण के संपर्क में आने से भाषा सीखते हैं, जिससे भाषा अर्जन होता है। अर्थात बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। चौमास्की महोदय कहते हैं कि भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। अर्थात जिनके अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। चौमास्की महोदय का कथन बड़ा अच्छा है। ये कहते हैं कि बालक भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा तो होता है, लेकिन भाषा होती अर्जित है। ठीक है। भाषा कैसी है? भाषा अर्जित संपत्ति है, लेकिन भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। हिंदी शिक्षण शास्त्र में अब चर्चा करें तो कुछ भाषाई दोष होते हैं, जैसे वर्ड विपर्य, और इसका मतलब होता है बोलना, मतलब को मतबल बोलना। ठीक है। जैसे स्वरलोप, स्वरलोप दोष होता है। जैसे मामा को मामा बोलते हैं। ठीक है। तो एक स्वर को लोप कर देना, मामा को ममा। व्यंजन लोप, कलम को कल बोल दें। ठीक है। माँ हटा दें। ठीक है। पीछे को बोले ना, कलम कल। ठीक है। तो ये व्यंजन है। ठीक है। स्वर भक्ति दोष क्या है? अजेंद्र को अजेंदर। ठीक है। महेंद्र को महेंद्र, नरेंद्र को नरेंद्र, इस तरीके से बोलें। स्वरागम दोष, स्वरागम मतलब है स्कूल को स्कूल बोलना, यानी जहाँ पे स्कूल नहीं, ई नहीं बन रही है वहाँ भी बनाना। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु, तो जो चंद्र बिंदु लगना है वो वहाँ पर नहीं लगाया जाता है, तो वो अनुनासिक दोष है। अल्पप्राण का मतलब है चोर। ठीक है। चा क्या है? अल्पप्राण है। छा क्या है? महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण ये महाप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण में क्या है? चोर को छोर बोल देना, अर्थात अल्पप्राण को महाप्राण बोलना। महाप्राण दोष कहाँ होगा? जैसे घर को घर बोलना। का, खा, गा, घा चौथा है, इसे गा तीसरा बोलना। ठीक है। प्रश्न लाघव क्या है? प्रश्न लाघव का मतलब ही होता है मास्टर साहब को मास्टर साहब बोलना। कुछ हिंदी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक का भाषा विकास इस तरीके से है कि चौमास्की ने बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा अर्जन जन्मजात है। ठीक है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है, लेकिन भाषा होती अर्जित है। पावलक ने कहा है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। कोहलर के अनुसार सूझ के द्वारा सीखते हैं। स्किनर, इन्होंने बच्चे के भाषाई विकास में पुनर्बलन को महत्व दिया है।
मतलब पुरस्कार को। वायगोस्की बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करके भाषा सीखते हैं। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति कराना, कल्पना शक्ति का विकास करना। गद्य शिक्षण का भाषा ज्ञान, ठीक है। काव्य शिक्षण का क्या है? रसानुभूति, कल्पना शक्ति का विकास करना। और गद्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा का ज्ञान, भाषा की विभिन्न छटाओं का वर्णन। कहानियों द्वारा क्या होता है? बच्चों में चिंतन, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता का विकास होता है। भाषाई कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस कौशल के लिए जरूरी है परस्पर वार्ता। बोलना के लिए बातचीत और पढ़ना के लिए होता है महत्वपूर्ण अर्थ ग्रहण करना। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को निम्न मौके मिलने चाहिए। देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों में चर्चा करते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को निम्न मौके मिलने चाहिए। अपनी बात को अपनी भाषा में कहने का अवसर मिलना चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता के अवसर। इसके लिए कविता, कहानियों का प्रयोग कर सकते हैं। रचनात्मक क्रियाकलापों के अवसर, समूह में खेलने वाले कार्यों के मौके। इससे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। पाठ्य पुस्तकें कैसी हों? पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण में साधक व सहायक होती हैं। पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण पूंछ है पाठों का उद्देश्यपूर्ण होना। ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली छात्रों के समुदाय में मिलती जुलती हो। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के निर्माण हेतु सबसे महत्वपूर्ण है कि उसमें चित्र, कहानियों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। अब देखो शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री में देखिए, दृश्य सामग्री में क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड होता है, चित्र, पुस्तक, नमूने, मानचित्र, श्यामपट्ट इत्यादि। और जो श्रव्य हैं उनमें रेडियो, फोन, टैप रिकॉर्डर है। बच्चे की इंद्रियां सर्वाधिक सक्रिय रहती हैं दृश्य और श्रव्य से। टीवी, सिनेमा और नाटक। बच्चे की इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, विषय को सरल एवं रोचक बनाया जाता है। शिक्षण सामग्री का ये उद्देश्य है। अब देखो कक्षा, इस प्रकार की कक्षा हमारे लिए समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। समावेशी शिक्षा, अलग अलग प्रतिभाओं के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रतिभाओं के। बहु सांस्कृतिक कक्षा क्या है? अलग अलग संस्कृतियों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। बहुभाषी कक्षा क्या है? अलग अलग भाषा के बच्चे होंगे, ये पढ़ेंगे। ये तीनों ही बच्चों के लिए सकारात्मक पहलू हैं। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, जो नहीं जानते उसको जनवाना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत, अनुभव से युक्ति संगत की ओर। सकारात्मक शब्द प्रोत्साहन करना, विभिन्न संदर्भों में अवसर देना और विचारों की अभिव्यक्ति, सामाजिक अंत्यक्रिया। नकारात्मक तथ्य होंगे सदैव, अवश्य, केवल, मात्र ही, सिर्फ, रटना, याद करना। इस तरीके के कुछ प्रमुख पद्धतियां हैं जिन पे हम थोड़ा सा फोकस डाल लें। जो किंडरगार्टन पद्धति है वो फ्रावेल ने दी थी, जर्मनी के थे। मॉन्टेसरी पद्धति मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। डाल्टन पद्धति के प्रतिपादक हेलन अमेरिका के हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के प्रतिपादक किलपैट्रिक। सबसे पहले समस्या ली जाती है जॉन ड्यूई। बेसिक शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक महात्मा गांधी हैं। इस विधि में मातृभाषा को अधिक महत्व दिया गया है। आगमन विधि, इससे पहले उदाहरण फिर नियम। निगमन विधि में पहले नियम फिर उदाहरण। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। निदानात्मक परीक्षण छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियां, कमियां, कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, तथा उन कमियों को दूर करना उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन में अधिक कारगर है पोर्टफोलियो। डिस्लेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है। अफेजिया भाषा संबंधी विकार होता है। अलेक्सिया पठन से चोट लगने से अगर पढ़ने में समस्या आती है तो अलेक्सिया होता है। अपरेक्सिया गामक कौशल, चलना, दौड़ना आदि। डिस्मोर्फिया भ्रम संबंधी बीमारी होती है, अपने आप को किसी से ओवर स्मार्ट समझना, अपने ताकतवर समझना। इस तरीके की जो भ्रम होता है वो डिस्मोर्फिया कहलाता है। डिस्थीमिया गंभीर तनाव संबंधी बीमारी होती है। तो इनको हम एक बार फिर से डिफाइन करते हैं कि डिस्लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में कठिनाई। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब हम लिखते काय पे हैं, ग्राफ पे लिखते हैं तो डिस्ग्राफिया हो गई। अफेजिया भाषा संप्रेषण में कठिनाई होती है। अलेक्सिया पठन से संबंधित है, मतलब अगर चोट लगने से संबंधित है तो पढ़ने में कठिनाई होती है। अप्रेक्सिया गामक कौशल से संबंधित है, जैसे चलना, दौड़ना आदि कठिनाइयाँ होती तो अप्रेक्सिया कहलाती है।
डिस्मोर्फिया भ्रम से संबंधित होती है, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित होती है। इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं। आप इन पॉइंटों को क्लियर करके बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अच्छे से तैयारी करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।